हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि। और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो की थी उसमें क्लोज पैकिंग वाला टॉपिक किया था। आज हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे कि एससीसी में, एफसीसी और बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। सो पैकिंग फ्रैक्शन के जो फॉर्मूले हैं उससे पहले हमें एक थोड़ा सा जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है दो मॉलिक्यूल के बीच की, उसका थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए हमें। और उसी का यूज़ करके हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, एससीसी के अंदर हमारी यूनिट सेल होती है जिसके अंदर एटम्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के ऊपर 4 4 8। और हम क्या करेंगे, इन ए बी एटम्स मान लेते हैं, ये ए एटम्स है और ये बी एटम है। एक्चुअल में ये एटम एक दूसरे के टच में होंगे। टच में कैसे हैं, जैसे ये वाला एटम है ऐसे, ये एटम ए है, ये एटम बी है। ये एटम और ये एटम दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, ए और बी एटम। अगर मैं इनके दोनों के सेंटर को मिला दूँ, मैंने इनके दोनों को सेंटर को मिला दिया। एक्चुअल में है तो स्फीयर की फॉर्म में ही, है। सो इसकी रेडियस कितनी होएगी, आर, और इसकी रेडियस भी कितनी होएगी, आर, क्योंकि एटम से ये दोनों सेम है। ठीक है, और इन दोनों एटम्स के जो बीच की डिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं ए बी को मान लेते हैं ए। और ए बी वैसे आर और आर 2r के इक्वल भी है, और ए बी को हम डी का भी नाम देते हैं। डी हमारी क्या होती है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं डी को। जिसकी हेल्प से हमें रिलेशन निकालना है उसी को हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो इन तीनों को इक्वेट करके हमें क्या मिलता है कि हमारा ए किसके इक्वल है, 2r के, और हमारा डी भी किसके इक्वल है, 2r के। ठीक है, तो डी में और आर में या फिर ए में और आर में हमें यहाँ से रिलेशन मिल जाता है सिंपल क्यूबिक के केस में कि ए इक्वल टू 2r है, डी इक्वल टू आर है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो इसमें तो मैथमेटिकल भी ज़्यादा नहीं होता, सिंपल सी बात है। दो मॉलिक्यूल है और इन दोनों के सेंटर को मिला के ये दोनों 2r के इक्वल हो गए हैं, या फिर डी के इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में इसकी मेजर करनी है। तो नियरेस्ट जो नेबर है मॉलिक्यूल आपस के एटम्स है वो यही है, और इनकी डिस्टेंस नियरेस्ट यही है डी। ठीक है, तो डी हमारी 2r के इक्वल, तो डी किसके इक्वल होगी, 2r। इसको हम ए भी मानते तो ए इक्वल टू 2r भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एफसीसी के अंदर। एफसीसी के अंदर कैसे बनाएंगे, एफसीसी का पहले हमें बनाना पड़ेगा वो फेस सेंटर्ड का, जो ये जैसे हमने डायग्राम बना रखा है ना सिंपल क्यूबिक के लिए, इसी प्रकार से हम एफसीसी का बनाएंगे। ये है एफसीसी के लिए, ये तो सिंपल क्यूबिक बना दिया मैंने, बट इसके यहाँ पे क्या होगा, एक फेस पे भी एटम होगा एफसीसी के अंदर, तो फेस सेंटर्ड के अंदर, तो ये फेस पे एटम मान लिया मैंने ये वाला। ठीक है, और अगर मैं ये जैसे मैंने ए और बी एटम मान लिए, ये वाले दो कॉर्नर के किसी एटम को ए और बी नाम दे दिया, और मैंने जब इन तीनों को मिलाया तो इसको मैंने नाम दे दिया एक एटम्स, इसको मैं सी बोल देती हूँ। तो ये इस तरह से बन गया ए बी सी, तीन एटम्स का अरेंजमेंट बन गया मेरा। ठीक है, तो इसके अंदर जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है डी, जिसको हम बोलते हैं, वो किसके इक्वल है, इन दोनों के हाफ के इक्वल। तो डी किसके इक्वल होगी, ए बी बाई 2। इन दोनों एटम्स के हाफ के इक्वल हमारी होगी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। फेस वाला भी मैं इसके अंदर काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ रही हूँ इधर। ठीक है, तो अच्छा, एक बात हमें साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्म बन गई है। ए बी सी के अंदर हमारी क्या बन गई है, एक ट्रायंगल बन गई है। ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी। और ये ए बी का स्क्वायर किसकी इक्वल होएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर। तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, ए बी का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, ए सी का स्क्वायर। ए सी जो हमारी डिस्टेंस है वो ये मैंने ए मान रखी है, इतनी इतनी ए है, ये भी ए है। ए से लेके सी तक की ए है बिल्कुल, बी से लेके सी तक ये भी ए है, और ए बी का हमें निकल ही जाएगा। ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। तो इधर से क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a के स्क्वायर। यहाँ से ए बी किसके इक्वल आ गया, √2a
स्क्वायर या फिर √2a। सो ए बी किसके इक्वल आ गया, √2a की, ठीक है। और वैसे अगर हम ए बी को देखें, जो 3 एटम्स है कैसे मिले हुए आपस में, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, यहाँ से लेके ए से और बी तक। तो यहाँ पे कितनी आर होगी टोटल, 1 2 3 4। तो ए बी को मैं किसके इक्वल भी रख सकती हूँ, 4r के इक्वल भी मैं रख सकती हूँ, ठीक है। और ए बी, यहाँ से ए बी अगर आप देखोगे तो 2d के इक्वल आएगी ना, तो इसको मैं 2d के इक्वल रख सकती हूँ। ए बी हमारी 2d के इक्वल, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 4r/2 यानी कि 2r। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2r। सो √2a किसके इक्वल हो सकता है, 4r की, क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी है 4r, तो √2a किसके इक्वल हो सकता है, 4r की, ठीक है। अगर डी में रखे तो डी की वैल्यू 2r है, यहाँ पे 2d भी हो सकता है, या फिर 2d किसके इक्वल है, √2a के। ए किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला है हमारा, उधर से जो रिलेशन निकला था वो हमारा आया था d = 2r, यहाँ से हमारा 2d = √2a आ गया, या फिर 4r = √2a आ गया। ये था मेरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, इसके एक फेस पे मॉलिक्यूल मैंने दिखा रखा है। अब हम बनाएंगे बॉडी सेंटर के लिए। बॉडी सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी पे एक मॉलिक्यूल दिखाना पड़ेगा कॉर्नर के साथ साथ में, ठीक है। सो बॉडी सेंटर का करते हैं। बीसीसी के अंदर क्या होएगा, जैसे ये मैंने सिंपल क्यूबिक बनाया है, और अगर मैं एक बॉडी सेंटर पे रख दूंगी तो ये बीसीसी का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बॉडी सेंटर पे रख दूंगी, इसके बॉडी सेंटर पे, इधर रख लो, इधर रख लो, बॉडी सेंटर पे रख दूंगी तो बीसीसी का हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने आई थिंक अच्छे से नहीं बनाया, तो शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए, बट मैं कोशिश करती हूँ। तो हमने क्या किया, ए बी तो 2 कॉर्नर वाले को मिला दिया, ठीक है। ये ए बी सी ऊपर वाली जैसे पहले ट्रायंगल बनी थी ना, ऐसे ही बन गई ए बी सी, जैसे उसमें बनी थी ना ट्रायंगल, ऐसे बन गई ए बी सी। अब ये सेंटर वाला भी है, तो सेंटर वाले के साथ में ये सेंटर वाले से होके यहाँ पे जाएगा, सेंटर वाले से होके यहाँ पे जाएगा, तो हम इसको बोल देंगे डी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ट्रायंगल बन जाएगी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी हमारी ए बी डी, मैं इधर रख देती हूँ ए बी डी, ठीक है। तो ए बी हमने निकाली थी ना पहले, कितनी आई थी हमारी, ए बी ऐसे आई थी, जैसे वहाँ से एक ट्रायंगल क्रिएट हुई थी ए बी सी, तो ये भी ए था, ये भी ए था, और पाइथागोरस से हमारा ये कितना आ गया था, √2a। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें पता है ना ए बी कितना है, √2, तो ए बी तो ये हो गया ना, इधर इसका ये ए डी निकालना है हमें, ये ए डी, यहाँ पे ये ए बी, तो ए बी कितना √2a, और ये ए, और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ए डी कैसे निकलेगा इस ट्रायंगल के अंदर, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, √2a, इसका स्क्वायर प्लस बी डी किसके इक्वल है, ए, यानी कि ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2a² प्लस a स्क्वायर, कितना 3a², यानी कि ए डी किसके इक्वल है, 3a² के। ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल है, 3a² के। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ गई √3a। और सिमिलर तरीके से हम ए डी को एटम्स की फॉर्म में देखें कि एक्चुअल में कैसे दिख रहे हैं, ए और डी, बीच में एक एटम्स आता है ना, ये ए, फिर ये मिड में एटम आता है, फिर ये डी आता है। तो कितनी रेडियस होगी इधर से, आर 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 आर, 1 2 3 4। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, ए डी किसके इक्वल है, 4r के इक्वल। तो ए डी की जगह मैं 4r भी लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे उधर 4r लिखा था ना, वहाँ पे भी 3 ही एटम थे, तो 4r आएगी, 3 एटम्स की तो रेडियस 4 होगी ना। यहाँ से अपनी कैलकुलेट कर ली, 2 तो इसकी बीच वाले की, हाफ इन दोनों की, तो 2 3 4 होगी, ठीक है। तो √3a = 4r के इक्वल आ गया, ठीक है। ये था बीसीसी का। सो अगर हम इनको इकट्ठा करके देखें कि हमारा एक्चुअल में क्या रिलेशन आया है इन तीनों का, ताकि हमें एक साथ रिवाइज कर ले, तो क्या आएगा, जो हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए है, एससीसी के लिए है, उसका हमारा रिलेशन आया है d = 2r का। d का और r का तो दोनों में d = 2r है, दोनों में नहीं, तीनों में, एफसीसी में और बीसीसी में भी। इसमें भी d = 2r होएगा, इसके अंदर भी d = 2r होएगा, अगर नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस हमें देखें तो, ठीक है। इसमें भी ए बी वाला है। और अगर मैं देखूँ यहाँ से ए की वैल्यू इधर से कितना आया था, 2r, यहाँ से ए की वैल्यू कितना आया था, √2a आया था, यहाँ से √2a किसके इक्वल, 4r के इक्वल। यहाँ से अभी कितना आया है, √3a किसके इक्वल, 4r के इक्वल, ठीक है। तो √2a = 4r, √3a = 4r, और a इसको इधर √1 लिख लो, √1a 2r के, √2a 4r के, √3a
4R के। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक का, FCC का, BCC का, ये तीनों का हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, ये वाला बॉक्स फिट कर लो आप माइंड में। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में A इक्वल टू 2R आएगा क्योंकि 2 एटम्स ही होंगे, और FCC में √2A इक्वल टू 4R, BCC में √3A इक्वल टू 4R, दोनों में 4R आएगा क्योंकि दोनों के अंदर 3 एटम से होकर फेस सेंटर्ड में फेस से होकर जाता है, बॉडी सेंटर में बॉडी से होकर जाता है, तो ये बॉडी वाला बीच में लेना पड़ेगा, और उधर FCC में हमने फेस वाला बीच में लिया था। तो लेकिन है तो 3 ही एटम, 3 एटम्स की रेडियस 4 होगी ना, तो 4R ही आएगा इधर। तो ठीक है, ये वाला था। उसके बाद अगर पैकिंग फ्रैक्शन देखा जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन का कैसे होएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होएगा, क्योंकि देखो हमने एटम्स में देखा था कि वॉइड भी होते हैं ना, तो कुछ स्पेस तो वॉइड ऑक्यूपाई कर लेते हैं एटम्स, कुछ है जो स्पेस है उसको वॉइड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कुछ स्पेस को एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और मैंने ये भी बताया था आपको, जितनी ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो एटम्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मोर विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, more will be the packing fraction, more will be the stability। ठीक है, स्टेबिलिटी जिसकी जितनी ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होएगा। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, जैसे उनका जेड पता होना चाहिए। मैं सिंपल क्यूबिक में जेड कितना आता है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप उधर देख सकते हो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। और उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, स्फीयर है, स्फीयर की तो सभी स्फीयर की वॉल्यूम तो ये होगी ना 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है ना 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, ये होती है उसकी वॉल्यूम। और नीचे जो हमने ए कैलकुलेट किया है ना उसकी ए का क्यूब, ये होता है मेरा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का। ठीक है, सो इसको ट्राई करके देखते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, FCC के लिए, BCC के लिए। फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमारा जेड कितना होता है, 1 होता है। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए जेड की वैल्यू 1 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 भी रख सकते हो आप, 3.14 भी रख सकते हो। रेडियस का क्यूब डिवाइड बाय ए का रिलेशन कितना आया था, 2R आया था। अभी जो मैंने इसके अंदर दिखाया था आपको, A इक्वल टू 2R आया था सिंपल क्यूबिक के अंदर, तो आप यहाँ पे A की वैल्यू वो रखोगे। ठीक है, A इक्वल टू 2R, तो यहाँ पे A की जगह 2R, A का क्यूब है तो 2R का भी क्यूब। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 4/3 22/7 R क्यूब, नीचे 8R क्यूब, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कैलकुलेट करके कितना आएगा 54%, कितना आएगा 54%। सो ये था पैकिंग फ्रैक्शन, ये सिंपल क्यूबिक। अब देखते हैं FCC के अंदर कितना आएगा। FCC के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, तो FCC के लिए भी सेम जेड की जगह बस 4 रख दो, बाकी तो सारा सेम ही है, बस वो 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे FCC के लिए A वाला रिलेशन कितना आया था, FCC के लिए जो A वाला रिलेशन आया था वो आया था √2A इक्वल टू 4R। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2A इक्वल टू 4R, A की वैल्यू आ गई 4R/√2, तो यहाँ पे A की वैल्यू होगी 4R/√2 का क्यूब है, A की क्यूब है तो इसका भी क्यूब। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस सारी की सारी वैल्यू को, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो सारे नंबर ही बच गए। जब हम इनको कैलकुलेशन करेंगे इनकी, तो यहाँ से आएगा 74%, तो यहाँ से आएगा 74%। इसका कितना आया था 54%, 74 54। अब आगे बात BCC की, BCC का कितना आएगा वो देखते हैं। फॉर BCC जेड की वैल्यू 1, सो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जेड की वैल्यू 1 4/3R पाई आर क्यूब, नीचे A। अच्छा, इसमें क्या होता है √3 इक्वल टू 4R रिलेशन निकल के आया था, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 4R/√3, तो यहाँ पे A की वैल्यू हम रखेंगे 4R/√3, A का क्यूब है तो 4R/√3 का भी क्यूब, R क्यूब से R क्यूब फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ पे नंबर ही बचेंगे, और उन नंबर का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 68%। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि जो सिंपल क्यूबिक है उसका हमारा आया था 54%, जो FCC था उसका आया था 74%, उसके बाद जो BCC अभी निकाला उसका आया 68%। तो सबसे ज़्यादा किसका आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, FCC के अंदर। ठीक है, FCC को हम CCP भी बोलते हैं, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने,
HCP और CCP इन दोनों ये FCC को ही बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका है 74% FCC का सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन है FCC का है। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी FCC ही होएगा, ठीक है। सो FCC का 74% है। डन। नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक आता है रेडियस रेशियो रूल का। रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, ये मिनी सा प्यारा सा टॉपिक है। रेडियस रेशियो रूल होता है ये एक्चुअल में। तो रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है, ये क्या होता है कि रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन की जो रेडियस है उन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो रूल ही बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर पता है क्या होता है, ये स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता देता है, ठीक है। अगर हमें कैटायन और एनायन दे रखे हैं तो हम उनकी रेडियस का जो रेशियो निकाल के देखेंगे, और अगर वो रेशियो 0 से लेके 0.155 कि अगर बीच में आ गया रेडियस रेशियो, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होएगा लीनियर। कौन सा होएगा, लीनियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा उसका 2, ठीक है। इसकी एक पूरी टेबल होती है। फिर अगर 0.155 से लेके 0.225 के बीच में हमारा जो रेडियस रेशियो आ गया का रेडियस रेशियो जो हमें निकालेंगे कैटायन और एनायन की, अगर वो इनके बीच में आ गया नंबर, तो वो होएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा 3। उसके बाद अगर 0.225 से लेके 0.414 तक आ गया तो वो होएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा 4। और अगर 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आ गया तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टा, और ऑक्टा में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसके बाद आता है लास्ट वन 0.732 से लेके 1 तक, प्रॉपर 1 तक आ गया तो उसको हम बोलेंगे CCP टाइप अरेंजमेंट, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8, ठीक है। सो रेडियस रेशियो क्या होता है कि रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, और अगर इसकी वैल्यू 0 से लेके 0.155 के बीच में आ जाए तो स्ट्रक्चर लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 0.155 से लेके 0.225 तक आ जाए तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 3। 0.225 से लेके 0.414 तक आ जाए तो टेट्रा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 414 से 732 तक आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 0.7321 से 1 तक आ जाए तो CCP एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। और अब इस पे ना न्यूमेरिकल आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर की, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, और कई बार रेडियस भी पूछ लेते हैं कैटायन या एनायन की, ठीक है। वो कैसे है, सो ये न्यूमेरिकल है रेडियस रेशियो रूल के ऊपर। एक सॉलिड है जिसके अंदर कैटायन की रेडियस है 200 पिकोमीटर एंड एनायन की रेडियस है 300 पिकोमीटर। तो हमें इसका स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों बताने हैं। तो किससे बता सकते हैं हम, रेडियस रेशियो से। रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन अप टू द रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। कैटायन की रेडियस कितनी है 200, एनायन कितनी है 300, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 0.66, और जो मैंने टेबल दिखाई थी उसके अंदर 0.66 कहाँ लाई करता है, 0.66 लाई करेगा इसके अंदर, ठीक है। 0.414 से लेके 7 इसके अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर कितना हो गया ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। एक टाइप्स का न्यूमेरिकल और आ सकता है। अच्छा कैसे, इसके अंदर है ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ कैटायन। इसने रेडियस ऑफ कैटायन पूछ लिया कि मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है इफ़ इट हैज ए CCP टाइप अरेंजमेंट। अगर ये CCP टाइप्स अरेंजमेंट है तो इसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी होगी, और मैक्सिमम रेडियस किसकी पूछी है, कैटायन की कितनी होगी, और एनायन की इसने रेडियस दे रखी है 150। तो एनायन की रेडियस कितनी दे रखी है 150 पिकोमीटर, निकालनी किसकी है कैटायन की, ठीक है। और अरेंजमेंट कौन सा दे रखा है CCP टाइप अरेंजमेंट। और CCP टाइप जो अरेंजमेंट है उसके अंदर टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है, टेबल के अंदर CCP टाइप अरेंजमेंट में मैक्सिमम कितनी रेडियस हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है 1, सो हम रख देते हैं रेडियस ऑफ कैटायन रेशियो रेडियस ऑफ एनायन का मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। रेडियस ऑफ कैटायन कितनी दे रखी है 150, एनायन की कैटायन की दे नहीं रखी, एनायन की दे रखी है 150। और यहाँ पे कितना हो सकता है, वैसे तो 0.732 से लेके 1 तक हो सकता है, बट मैक्सिमम बोल रखा है तो हम क्या करेंगे, A पॉजिटिव B नेगेटिव की वैल्यू जो 150 है वो किसके इक्वल रखेंगे 1 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से A पॉजिटिव यानी कि कैटायन की रेडियस कितनी आ गई 150
मीटर, 150 1 जा 150 पिकोमीटर। तो जितनी कैटाइन की रेडियस है उतनी ही एनाइन की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था रेडियस रेशियो पे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल था, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल इस पे छोटे छोटे आ जाते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, आपके स्टडी जो ग्रुप है उनमें शेयर करें, ताकि अभी लॉकडाउन के कारण जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन स्टडी कर सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे केमिस्ट्री पे वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सभी पेजेस का मेरा लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक मेंशन किए हुए हैं वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो या टेक्स्ट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे, इसके अंदर डिफेक्ट वगैरह आते हैं ना, वो पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।